हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। और आज की इस क्लास के अंदर अपने बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर आज हम आपकी परीक्षा में जो छपने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 99 827 955 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको इसकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, आज की फर्स्ट इकाई का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि जो ब्रिटिश का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ब्रिटिश का संविधान सबसे पहले तो क्या है, सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराने संविधानों में से एक है। यह संविधान की विशेषता क्या है इसकी कि यह लिखित संविधान नहीं है। यह संविधान है जो लिखित रूप में नहीं लिखा गया है। इसमें विभिन्न संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, परंपराएं और अभिसमय सम्मिलित है। यह संविधान लचीला है, मतलब इसके अंदर कभी भी कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात सामान्य कानून की तरह संशोधित किया जा सकता है। इसमें संसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी जाती है तथा विधि के शासन की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश संविधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि ब्रिटिश जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो किस प्रकार का संविधान है। तो ब्रिटिश संविधान किस प्रकार का संविधान हो जाएगा, यह हमारा अलिखित संविधान है, लचीला है, विकासशील है, मतलब इसके अंदर जो विकासात्मक कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी जोड़ा जा सकता है। यह किसी एक समय नहीं बना, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ। मतलब इसके अंदर जैसे जैसे परिवर्तन की हमको जरूरत पड़ी, इसके अंदर परिवर्तन होते गए, जिससे इसे समय के अनुसार बदला जा सकता है। इसी कारण यह व्यवहारिक और स्थायी बना हुआ है। उसके बाद आता है कि अभी समय से आप क्या समझते हैं। अभी समय से आप क्या समझते हैं, अभी समय का क्या मतलब होता है कि लिखित नियम जिनको लिखकर लिखा जाता है उनको क्या कहते हैं, अभिसमय कहते हैं। जो व्यवहार में स्वीकार किए जाते हैं किंतु उनका उल्लंघन करने पर न्यायालय सजा दे सकता है, ब्रिटेन सजा नहीं दे सकता है। ब्रिटेन के शासन व्यवस्था मुख्यतः अभिसमयों पर आधारित है। उदाहरण के लिए सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। अभिसमय शासन में स्थिरता और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि ब्रिटिश संविधान में सम्राट और मुकुट की स्थिति स्पष्ट कीजिए कि ब्रिटिश का जो संविधान है उसके अंदर सम्राट क्या है और उसके अंदर मुकुट की जो स्थिति है वो क्या है। तो ब्रिटिश जो संविधान है उसके अंदर सम्राट राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। शासन की सभी शक्तियां औपचारिक रूप से मुकुट में निहित मानी जाती है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। सम्राट निष्पक्ष होता है और शासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन कीजिए कि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री की क्या क्या भूमिका है। तो प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वह बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है तथा संसद और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय स्थापित करता है। प्रशासनिक निर्णयों में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य और महत्व बताइए। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन प्रणाली के सबसे शक्तिशाली संस्था है। यह सरकारी नीतियों का निर्माण करता है और उन्हें लागू करता है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बिना सरकार का संचालन संभव नहीं हो सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के आपसी संबंधों का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटिश शासन के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं, एक कॉमन सभा और एक हो जाएगा लॉर्ड सभा। कॉमन सभा अधिक शक्तिशाली सदन है। कॉमन सभा क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली सदन हो जाएगा, क्योंकि इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं, मतलब इसके सदस्यों को जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। बल्कि लॉर्ड सभा विधेयक में संशोधन कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा, कॉमन सभा का ही होगा। वित्तीय विधेयकों में लॉर्ड सभा की भूमिका सीमित होती है। उसके बाद आता है स्पीकर के पद का महत्व की क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्पीकर के पद का क्या महत्व है। तो स्पीकर कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। स्पीकर निष्पक्ष होता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर रहकर कार्य करता है। उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधि की शासन अवधारणा समझाइए कि विधि की शासन अवधारणा क्या है। तो विधि शासन ब्रिटिश संविधान की मूल आत्मा है। इसका अर्थ है कि देश में कानून सर्वोच्च होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं और प्रशासन मनमानी करने पर उन्हें सजा दे सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटेन की दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि ब्रिटेन में जो दल व्यवस्था बनाई गई उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो उसके अंदर हो जाएगा ब्रिटेन में मुख्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, मतलब कि 2 प्रकार के दल पाए जाते हैं। द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है जिसमें
क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा आ जाएगा लेबर पार्टी। प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इस व्यवस्था से सरकार स्थिर रहती है और विपक्ष प्रभावी भूमिका निभाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जो विपक्षी भूमिका निभाते हैं, जिससे क्या है कि कार्य जो है मजबूती से किए जा सकते हैं। दल व्यवस्था ने ब्रिटिश लोकतंत्र को क्या बनाया है, मजबूत बनाया है। कि दो दल है, दोनों दलों के अंदर क्या है, राजनीति की भावना है कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा शासन आ सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो जाएगा। यह एक कठोर संविधान है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन है। मतलब इसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर संशोधन करना किस प्रकार का हो जाएगा, संशोधन इसके अंदर करना कठिन हो जाएगा। इसके बाद आता है कि इसमें शक्ति पृथक्करण, अवरोध एवं संतुलन तथा संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान सर्वोच्च है और सभी संस्थाएं इसके अधीन कार्य करती हैं। मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारों का विधेयक बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा नहीं किया जाता, जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन मिलते हैं। नागरिक अपने राज्य के निर्वाचकों के लिए मतदान करते हैं और निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 4 वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो जैसे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसी प्रकार अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां बताइए। कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके राष्ट्रपति है उसके क्या क्या कार्य है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या कार्य हो जाएगा, राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है तथा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति को विधेयकों पर वीटो लगाने, संधियां करने और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह विदेश नीति का संचालन भी करता है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन की शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कि शक्ति पृथक्करण क्या है। तो शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है शासन की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करना। शक्ति पृथक्करण का क्या मतलब होता है, शक्तियां जो हमें मिली हुई है उनको बांटना। किन किन को बांटना है, विधायिका को बांट दिया, कार्यपालिका को बांट दिया और न्यायपालिका को बांट दिया। उसके बाद आता है कि अमेरिका में सिद्धांत कठोर रूप से लागू किया गया है। प्रत्येक अंग स्वतंत्र होता है और एक दूसरे कार्यों के में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब कि दोनों एक दूसरे के कार्यों में क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जिससे सत्ता में केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। उसके बाद आता है कि अवरोध एवं संतुलन प्रणाली क्या है। अवरोध एवं संतुलन प्रणाली का अर्थ है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक पर कांग्रेस नियंत्रण रखती है और सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। इससे किसी एक अंग की निरंकुशता नहीं होती। उसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन कि अमेरिका की संघवाद की विशेषताएं बताइए। कि अमेरिका के अंदर जो संघवाद है उसकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी। तो अमेरिकी में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान सर्वोच्च है और संघीय न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया कि संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। जिसके अंदर अमेरिका में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संघीय न्यायपालिका है। अमेरिका में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय यह निर्णय कर सकता है कि कोई कानून या कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। यह लोकतंत्र की रक्षा करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया कि अमेरिकी कांग्रेस की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। अमेरिकी कांग्रेस द्विसदनीय है जिसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट शामिल है। प्रतिनिधि सभा जनसंख्या के आधार पर गठित होती है जबकि सीनेट में प्रत्येक राज्य से समान प्रतिनिधि होता है। यह कांग्रेस कानून निर्माण, बजट पारित करने और कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का महत्व बताइए। कि सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का शक्तिशाली सदन है। यह राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों को स्वीकृति देता है। महाभियोग की सुनवाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीनेट राज्यों के हितों की रक्षा करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रिटिश तथा अमेरिकी दल व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो ब्रिटेन में सदनीय शासन प्रणाली है तथा और वहां दल अनुशासन सख्त होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और दल अनुशासन अपेक्षाकृत कमजोर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री दल का नेता है। उसके बाद आता है
होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस अलग अलग निर्वाचित होते हैं। दोनों देशों के द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट, जिसके अंदर पूछा गया कि जो स्विट्जरलैंड है उसके संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इसके अंदर हम जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताओं को के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो भी आप विशेषताएं एक संविधान की, आप कोई सी भी विशेषताएं याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछ जाता है, अगर कोई सा भी देश का नाम जोड़ दिया जाए, आप उस संविधान की विशेषताएं उसके अंदर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी संविधान की विशेषताएं क्या है, एक जैसी है। कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं। आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा लिखित है, कौन सा अलिखित है। उसके बाद आता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या हो जाएगी। स्विट्जरलैंड का संविधान एक लिखित और संघीय यह संविधान है। यह संविधान जनता की भागीदारी पर आधारित है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को महत्व देता है। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट रूप से वितरण किया गया है। केंद्र और कैंटनों के बीच इसमें संघीय सरकार को केवल राष्ट्रीय विषयों और नियंत्रण मिलता है, जबकि कैंटन अपने मामलों में स्वतंत्र होते हैं। संविधान लोकतंत्र, पारदर्शिता और कानून स्थिरता सुनिश्चित करता है और इससे समय समय पर संशोधन के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के संविधान में संघवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड संघीय राज्य है। संघवाद के अनुसार सत्ता केंद्र और राज्य इकाइयों कैंटन के बीच बांटी गई है। प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान, सरकार और न्यायालय होता है। उसके संघीय सरकार केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे रक्षा, विदेशी नीति और मुद्रा पर नियंत्रण रखती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और सभी क्षेत्रीय इकाइयों को राजनीतिक स्वायत्तता मिले। संघवाद लोकतंत्र और प्रशासनिक स्थिरता का आधार है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा की संरचना स्पष्ट कीजिए कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो स्विट्जरलैंड की संघीय सभा द्विसदनीय होती है। इसमें दो सदन शामिल हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्यों की परिषद। राष्ट्रीय परिषद जनता का प्रतिनिधित्व होता है और इसके सदस्य जन निर्वाचित होते हैं, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों की परिषद में प्रत्येक कैंटन से समान प्रतिनिधि होते हैं। दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान होती है। दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, बजट पारित करते हैं और संघीय परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। यह संरचना संघीय लोकतंत्र और राज्यों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। संघीय सभा के प्रमुख कार्य बताइए। तो संघीय सभा के प्रमुख कार्य क्या क्या हो जाएंगे। संघीय सभा कानून निर्माण का कार्य करती है और संघीय सरकार की नीतियों की निगरानी करती है। यह बजट पारित करती है, संघीय परिषद का चुनाव करती है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेती है। संघीय संविधान यह सुनिश्चित करती है कि सभी राष्ट्रीय और स्थानीय हितों का संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संघीय न्यायपालिका द्वारा प्रस्तुत मामलों की समीक्षा करती है और लोकतांत्रिक नियंत्रण प्रदान करती है। उसके बाद आता है 5th नंबर की स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसके अंदर आ जाएगा कि संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है। इसमें 7 सदस्य होते हैं जिन्हें संघीय सभा द्वारा चुना जाता है। संघीय परिषद सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और निर्णय सामूहिक रूप से किए जाते हैं। यह परिषद संघीय सरकार की नीतियों को लागू करती है, प्रशासन का संचालन करती है और देश की विदेश नीति तय करती है। संघीय परिषद लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघीय परिषद के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। संघीय परिषद देश के प्रशासन का संचालन करती है। यह सभी संघीय कानूनों को लागू करती है और नीति का निर्माण में महत्वपूर्ण है। उसके बाद की भूमिका निभाती है। प्रदेश देश की रक्षा, वित्त, विदेशी नीति और सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। उसके अंदर आ जाएगा बाद में कि संघीय परिषद सामूहिक रूप से निर्णय लेती है और सभी सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति नहीं होती। इसमें लोकतंत्र और पारदर्शिता बनी रहती है। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति की स्थिति बताइए कि जो स्विट्जरलैंड में है वो राष्ट्रपति की स्थिति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार के कार्य कर सकता है, किस प्रकार चुनाव होता है। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघीय परिषद के सदस्यों से चुना जाता है और उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को विशेष कार्यकारी शक्तियां प्रदान नहीं होती और वह परिषद के फैसलों में एक सदस्य के रूप में शामिल होता है। इसका उद्देश्य है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से और समान रूप से काम करे और किसी व्यक्ति का केंद्रीकृत नियंत्रण न हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को जो है स्पष्ट करना है कि किस प्रकार की होती है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता सीधे शासन कार्यों में भाग लेती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 प्रमुख साधन हैं, जनमत संग्रह और जन पहल। इसके माध्यम से जनता नए कानून या संविधान संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यह सब व्यवस्था राजनीतिक निर्णयों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती
है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की जनमत संग्रह और जन पहल की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड में जब नागरिक किसी कानून या संवैधानिक संशोधन के खिलाफ या उसके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं तो जनमत संग्रह का आयोजन किया जाता है। जन पहल के माध्यम से नागरिक किसी नए कानून या संशोधन की मांग कर सकते हैं। यदि आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर जमा होते हैं तो प्रस्ताव को संघीय संसद में और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रणाली जनता की इच्छा को सीधे कानून में बदलने की शक्ति देती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में महत्व बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है। यह जनता को शासन में वास्तविक भागीदारी देता है। इसमें निर्णयों में पारदर्शिता आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और शासन में स्थिरता सुनिश्चित करता है। उसके बाद आता है हमारी फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि चीनी जो जनवादी गणराज्य का संविधान है वो कब लागू हुआ था? 1982 में लागू हुआ था ये संविधान। इसे देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। यह लिखित, कठोर और स्पष्ट रूप से संघीय शक्ति विभाजन को परिभाषित करता है। संविधान लोकतंत्र, समाजवाद और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का निर्धारण है और राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नियंत्रण और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। चीन में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या है? चीन के अंदर मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या हो जाएगा? तो चीन में संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। ये अधिकार जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान की गारंटी देते हैं। हालांकि पार्टी और राज्य की नीतियों के तहत इन अधिकारों का सीमित प्रयोग संभव है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की अवधारणा चीन में क्या है? चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का अर्थ की निर्णय प्रक्रिया में समानता और निचले स्तर की संस्थाओं की भागीदारी होती है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय समिति द्वारा लिया जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक विचारों को शामिल किया जाए, साथ ही पूरे देश की नीति और निर्णयों में एक रूपता बनी रहे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी विधायिका की संरचना और कार्य बताइए। चीन की सर्वोच्च विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। इसके अंदर यह द्विसदनीय नहीं है बल्कि एक सदनीय है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र और पार्टी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, बजट को स्वीकृत करती है, संवैधानिक संशोधन करती है और राष्ट्रपति तथा उच्च अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि करता है। यह संगठन लोकतंत्र और पार्टी नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्यपालिका का गठन और कार्य चीन में क्या है? तो चीन में कार्यपालिका को राज्य परिषद कहा जाता है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका सरकारी नीतियों को लागू करती है, प्रशासनिक आदेश जारी करती है और विदेश नीति का संचालन करती है। राज्य परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले सभी विभागों और सामूहिक नेतृत्व सुनिश्चित करती है। यह देश और प्रशासनिक स्थिरता और नीति के सुसंगत क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि चीन की न्यायपालिका और उसका महत्व बताइए। कि चीन की जो न्यायपालिका है उसका क्या महत्व है? तो चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन पार्टी और राज्य की नीतियों के अनुरूप काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय और स्थानीय अदालतें कानून का पालन सुनिश्चित करती हैं। न्यायपालिका कानून की व्याख्या और विवादों का समाधान करती है, जिससे शासन व्यवस्था में न्याय और अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। न्यायपालिका संविधान और कानून के पालन की निगरानी करती है। उसके बाद आ जाएगा कि चीन में साम्यवादी दल का संगठन और उसकी भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की प्रमुख राजनीतिक दल है। पार्टी का संगठन शीर्ष से निचले स्तर तक विस्तृत है। पार्टी शासन के सभी स्तरों में नेतृत्व करती है और चीन नीति अवधारणा का कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन, विधायिका और न्यायपालिका पार्टी की नीतियों के अनुरूप काम करें। पार्टी का उद्देश्य समाजवादी मूल्य और केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखना है।
चीन में पार्टी और राज्य के बीच संबंध कैसे स्थापित किया गया है? तो चीन के अंदर कैसे स्थापित किया गया है? तो चीन में पार्टी और राज्य का संबंध गहरा और निर्णायक है। पार्टी नीतियों का मार्गदर्शन करती है और राज्य की सभी संस्थाओं का नियंत्रण करती है। सरकार, न्यायपालिका और प्रशासनिक विभाग पार्टी के निर्देशन में काम करते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य केंद्रीकृत नेतृत्व के माध्यम से नीति के सुसंगत क्रियान्वयन और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि चीनी जनवादी गणराज्य में लोकतंत्र और केंद्रीकरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया गया है? तो चीन में लोकतंत्र और केंद्रीकरण का संतुलन लोकतांत्रिक केंद्रीकरण सिद्धांत द्वारा स्थापित किया गया है। इसका अर्थ है कि जनता और स्थानीय संस्थाओं और सलाह और भागीदारी ली जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। यह प्रणाली प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखती है, नीति के एक रूप क्रियान्वयन में मदद करती है और पार्टी के नेतृत्व को मजबूत बनाती है। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन कि चीन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पार्टी नियंत्रण का महत्व बताइए। तो चीन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नागरिकों की सीमित भागीदारी और निचले स्तर तक पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के रूप में मौजूद है। इसके माध्यम से सुझाव और स्थानीय स्तर की समस्याओं को केंद्रीय स्तर तक पहुंचाया जाता है। पार्टी नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि देश की नीतियां, प्रशासन और न्यायपालिका एक रूप से कार्य करे। यह संयोजन चीन की राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता और समाजवादी मूल्यों के पालन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ यूनिट, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान क्या है कि 1958 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1958 के अंदर यह संविधान लागू हुआ था। लिखित और कठोर संविधान है। फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान कैसा है? लिखित और कठोर संविधान है। इसमें अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे भारत के अंदर है। संविधान में शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संविधान सरकार और संसद के अधिकारों तथा जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है और राज्य में स्थिरता एवं लोकतंत्र बनाए रखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रांस में मौलिक अधिकार क्या है और उनका महत्व बताइए। तो फ्रांस के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। इसमें जीवन स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता और संघ बनाने का अधिकार शामिल है। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करते हैं। संविधान इन अधिकारों की रक्षा करता है और किसी भी कानून या प्रशासनिक निर्णय के तहत इन अधिकारों को उल्लंघन नहीं होने देता। उसके बाद आता है कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र, न्याय और समानता की आधारशिला है कि जो व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसके बाद आएगा कि फ्रांस की कार्यपालिका की संरचना और भूमिका बताइए। तो फ्रांस की कार्यपालिका अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक और वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को लागू करती है, प्रशासनिक आदेश देती है और विदेश नीति का संचालन करती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है, राष्ट्रपति के मार्गदर्शन के अनुसार निर्णय लेता है और कार्यपालिका देश के सुचारू संचालन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद आ जाएगा अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्य, अधिकार और महत्व बताइए कि फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रपति है उसका क्या क्या कार्य है, उसका क्या महत्व है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रमुख होता है और कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। उसे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति विदेश संधियां करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा का सर्वोच्च नियंत्रण रखता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कानून पर वीटो लगाने की शक्ति रखता है। संकट या सह अस्तित्व की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संगठन और कार्य स्पष्ट कीजिए कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल विधायिका द्वारा पारित नीतियों को लागू करता है, प्रशासन का संचालन करता है और सरकारी विभागों का नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसका अर्थ है कि संसद उन्हें विश्वास मत दे सकती है और उनका इस्तीफा मांग सकती है। यह व्यवस्था और कार्यपालिका में लोकतंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। उसके अंदर बाद में आता है कि फ्रांस की संसद की संरचना और कार्य बताइए कि फ्रांस की संसद की जो संरचना कैसी है और वो किस प्रकार कार्य करती है। तो फ्रांस की संसद द्विसदनीय है, जिसके अंदर नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल है। नेशनल असेंबली जनता का प्रतिनिधित्व करती है और विधेयकों को पारित करने की प्रमुख भूमिका निभाती है।
सीनेट राज्यों और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करता है और विधेयकों में संशोधन कर सकता है। संसद कानून बनाती है और बजट को स्वीकृति देती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यह शक्ति पृथक्करण और लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस की न्यायपालिका और उसका महत्व बताइए। जो फ्रांस की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें संघ उच्च न्यायालय और संविधान परिषद मुख्य रूप से कानून की समीक्षा करते हैं। न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है और विवादों का समाधान करती है और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका शासन में निष्पक्षता और कानूनी स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस में दल व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। कि फ्रांस के अंदर जो दल व्यवस्था अपनाई गई है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी। तो फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से दो बड़े दल हैं, प्रमुख होते हैं। दलों का उद्देश्य होता है चुनाव और नीति निर्माण में भाग लेना। संसदीय प्रणाली के कारण दल अनुशासन आवश्यक होता है। दल व्यवस्था कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस की नौकरशाही और प्रशासनिक विधि का महत्व समझाइए। तो फ्रांस में नौकरशाही व्यावसायिक संगठित और निष्पक्ष है। प्रशासनिक विधि सरकारी निर्णयों की कानून समीक्षा करता है, जब यह प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है। प्रशासनिक विधि एवं नौकरशाही शासन के सुचारू संचालन और कानूनी स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सह अस्तित्व का महत्व बताइए। सह अस्तित्व तब होता है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति अपनी नीति तय करने में सीमित होते हैं और प्रधानमंत्री संसद के समर्थन में सरकार का संचालन करता है। सह अस्तित्व लोकतंत्र में संतुलन और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह कार्यपालिका के भीतर शक्ति का संतुलन वितरण प्रदान करता है और विपक्ष की भागीदारी को मजबूत बनाता है। इसके बाद आता है हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न बहुत ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किए गए हैं। इसके अंदर टोटल आपको 15 निबंधात्मक प्रश्न है, जिनमें से आपको 5 निबंधात्मक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं और इनमें 5 क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं जो आपके 60 नंबर का वेटेज रखने वाले हैं। मतलब आप अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपका जो 90% का जो टारगेट है वो यहीं से पूरा हो जाता है। बाकी जो 10% और रिक्त स्थान और MCQ आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके बाद अपने शुरू करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों को। निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे पहला अपना प्रश्न है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि जो ब्रिटिश का जो संविधान है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे कि ब्रिटिश संविधान के अंदर क्या क्या है। तो ब्रिटिश का जो संविधान है दुनिया का सबसे पुराना और अद्वितीय संविधान माना जाता है। यह संविधान केवल लिखित कानूनों का संग्रह नहीं है। मतलब इसके अंदर केवल लिखित कानून नहीं है, बल्कि इसके अंदर शताब्दियों और राजनीतिक अनुभव, ऐतिहासिक दस्तावेज और न्यायिक निर्णयों का मिश्रण है। ब्रिटेन में संविधान लचीला, संसदीय सर्वोच्चता पर आधारित और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विकसित हुआ है। इसकी क्या प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी इसकी। तो इसके अंदर प्रमुख विशेषता हो जाएगी अलिखित और लिखित संविधान। मतलब किस प्रकार का संविधान है ब्रिटेन का संविधान, किस प्रकार का हो जाएगा, लिखित और अलिखित। मतलब इसके अंदर दोनों का समावेश मिलता है। उसके बाद आएगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है कुछ लिखित है और कुछ अलिखित है। लिखित का मतलब जिसको लिखा गया हो और अलिखित मतलब कि जो सीधे कानून बनाए गए हैं। उसके बाद आ जाएगा लिखित संविधान का उदाहरण क्या आ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 और ये आ जाएगा बिल ऑफ राइट्स। अलिखित उदाहरण के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, राजनीतिक प्रथाएं, अभिसमय और न्यायिक निर्णय। उसके बाद आता है कि थ्योरी। इसकी थ्योरी के अंदर अपने को क्या लिखना है कि यह दर्शाता है कि संविधान सिर्फ कागज का नियम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक अनुभवों का परिणाम है। संसदीय सर्वोच्चता, संसद सर्वोच्च है, इसके द्वारा बनाए गए कानून को कोई भी अदालत रद्द नहीं कर सकती। मतलब कि जो कानून बनाए गए हैं वो सभी को मानने पड़ेंगे, कोई भी अदालत, कोई भी न्यायालय इसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कि ब्रिटिश लोकतंत्र में संसद को सर्वोच्च कानून निर्माता बनाना इसकी विशेषता है। लचीला संविधान, लचीला मतलब कि इस कानून के अंदर कभी भी कोई भी बदलाव है वो किया जा सकता है। संविधान को बदलने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। संसद नया कानून पारित करके बदलाव कर सकती है। इसके बाद आता है कि यह संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने और ढलने की क्षमता रखता है। मतलब जब भी हमको लगता है कि इसके अंदर क्या करना है, अपने को परिवर्तन करना है, परिवर्तन करने की जब भी आवश्यकता हो तो इसके अंदर क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके बाद आता है ऐतिहासिक और विकासात्मक। ब्रिटिश संविधान शताब्दियों के राजनीतिक संघर्ष और सुधारों का परिणाम है। उदाहरण क्या हो जाएगा
कि मांगा कार्टा राजा की शक्तियों को सीमित करता है, लेकिन धीरे धीरे संसदीय प्रणाली और प्रधानमंत्री पद का विकास, मिश्रित संवैधानिक ढांचा, इसमें राजा रानी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद शामिल है। शक्तियों का संतुलन लोकतांत्रिक दृष्टि से संसद और प्रधानमंत्री के पक्ष में होता है। उसके बाद आएगा कि न्यायपालिका और अभिसमयों का योगदान। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और अभिसमय शासन में स्थिरता बनाए रखता है। इससे सरकार जवाबदेही रहती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू चलती है। लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रणाली, संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। इससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है। लोकतंत्र मजबूत होता है, मतलब संपूर्ण जनता का जो विश्वास है वो लोकतंत्र पर बना रहता है। इसके बाद आ जाएगा आपको हर निबंधात्मक प्रश्न में आपको ये लास्ट में लिखना है कि उपसंहार लिखने से क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगेगी। और ब्रिटिश संविधान का विशेष स्वरूप इसे विश्व का अनूठा और स्थिर संविधान बनाता है। यह लिखित, अलिखित, लचीला, संसदीय, सर्वोच्चता पर आधारित और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विकसित है। इसकी विशेषताएं शासन, न्यायपालिका और नागरिक अधिकारों के संतुलन को सुनिश्चित करती हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान ने शताब्दियों तक स्थायित्व और लोकतांत्रिक शासन उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं, उसके उदाहरण दीजिए तथा बताइए कि अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, कि अभिसमय क्या है, इसका पालन क्यों किया जाता है, उदाहरण के साथ समझाना भी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा कि परिचय के अंदर आएगा कि ब्रिटिश संविधान का एक विशेष पहलू इसके लिखित और अलिखित नियमों में दिखाई देते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण घटक है अभिसमय वे अनौपचारिक नियम हैं जो लिखित नहीं होते लेकिन राजनीतिक और असंवैधानिक प्रक्रिया में पालन किए जाते हैं। यह संविधान की स्थिरता और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रमुख बिंदु में क्या क्या आ जाएगा, प्रमुख बिंदु में आ जाएगा कि अभिसमय की परिभाषा। अभिसमय की परिभाषा के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये नियम राजनीतिक और अनुभव से विकसित होते हैं, संविधान की स्थिरता और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ब्रिटिश संविधान में प्रमुख अभिसमयों के उदाहरण, तो प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत वाली पार्टी का नेता होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स का समर्थन प्राप्त होता है। राजा रानी संसद को बिना सलाह के भंग नहीं कर सकते। यह अभिसमय लोकतंत्र और संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में कार्य करेगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य में करेगी। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही होते हैं, उनके निर्णयों का पालन करते हैं। अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, तो अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, यह राजनीतिक स्थिरता और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में संसदीय और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखता है। यह नागरिकों और संस्थाओं के लिए पूर्वानुमान और नियमों का पालन आसान बनाता है। विशेष बातें क्या आ जाएगी इसके अंदर कि अभिसमय लिखित नहीं होते, फिर भी सभी राजनीतिक संस्थान और अधिकारी इनका सम्मान करते हैं। इसके बाद आ जाएगा कि ये संविधान को लचीला और व्यावहारिक बनाते हैं। उसके बाद उपसंहार के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपको हर पॉइंट के अंदर लिखना ही है, हर प्रश्न के अंदर कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय शासन की स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक अनुशासन की नींव है। इनके पालन से सत्ता संतुलन रहती है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और संसदीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है। यही कारण है कि अभिसमय ब्रिटिश लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है की शक्तियों एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए, कि ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसका क्या स्थिति है, उसका परीक्षण अपने को करना है। उसके बाद सबसे पहले आ जाएगा परिचय के अंदर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सरकार के प्रमुख और राजनीतिक नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है, मतलब जिसके पास ज्यादा जो मतलब उनके टिकट होंगी जीत की, वही प्रधानमंत्री बनेगा। वह राजा रानी के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। उनकी शक्तियां और स्थिति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के कामकाज और शासन की स्थिरता के लिए अहम है। प्रमुख बिंदु कि प्रधानमंत्री का पद और भूमिका, प्रधानमंत्री संसद में बहुमत पार्टी वाले नेता को होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख और कार्यपालिका का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री शासन के नीति निर्माण कार्यान्वयन का केंद्र होता है। प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्तियां,
मंत्रियों की नियुक्ति को हटा सकता है प्रधानमंत्री। सरकारी नीतियों और कार्यों को निर्णय और दिशा देने का कार्य करता है। ये शक्तियां प्रधानमंत्री को प्रशासनिक नियंत्रण और नीति निर्धारण में सर्वोच्च बनाती है। संसद में नेतृत्व, प्रधानमंत्री संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि प्रतिनिधित्व करता है, और विधायी प्रस्ताव पेश करने, बहस में हिस्सा लेने और अपने मंत्रिमंडल के नीतियों की रक्षा करने का अधिकार उसके पास होता है। इससे संसदीय शासन और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां सुनिश्चित होती है। राजनीतिक स्थिति और जवाबदेही, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख अंग होते हुए भी संसद के प्रति जवाबदेह रहते हैं। अगर संसद का विश्वास खो दिया तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। यह प्रणाली प्रधानमंत्री को सत्ता का नेता बनाती है और लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखती है। अन्य शक्तियां, विदेश नीति और रक्षा मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है। आर्थिक नीतियों और बजट संबंधी प्रस्तावों का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव संबंधों तक फैला हुआ है। उपसंहार कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनका पद संसदीय बहुमत, कार्यपालिका, नेतृत्व और नीति निर्माण में प्रमुख है। शक्तियां व्यापक होने के बावजूद प्रधानमंत्री संसद और लोकतांत्रिक नियमों के प्रति जवाबदेह रहते हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक रूप से केंद्रीय मानी जाती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले परिचय, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1787 में तैयार हुआ था। यह आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का मॉडल माना जाता है। यह दुनिया का पहला लिखित संविधान है जिसमें शक्ति पृथक्करण, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आ जाएगा लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान पूरी तरह लिखित है और इसमें सरकार की संरचना, शक्तियों का वितरण और नागरिक अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित है। लिखित संविधान होने से सरकार और नागरिकों के अधिकारों में स्पष्टता और स्थिरता आती है। संघीय प्रणाली क्या है, शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी गई है। उदाहरण, रक्षा और विदेश नीति केंद्र सरकार के अंतर्गत, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकारों के अधिकार में होते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि इससे राज्यों और केंद्र में संतुलन बना रहता है और देश में एकता कायम रहती है। शक्ति पृथक्करण, संविधान के 3 शाखाओं का निर्माण किया जाता है। संविधान के निर्माण के समय इसमें कितने शाखाओं का निर्माण किया गया, 3। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे के जो कार्य में वो दखल नहीं दे सकते। इससे किसी भी शाखा के पास अत्यधिक शक्ति नहीं होती और लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है। अवरोध और संतुलन, प्रत्येक शाखा अन्य शाखाओं की शक्तियों की निगरानी कर सकती है। उदाहरण, राष्ट्रपति विधेयक कर वीटो कर सकता है, कांग्रेस वीटो को रद्द कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। थ्योरी, इसमें लोकतंत्र में शक्ति का दुरुपयोग रोकने और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सिद्धांत कि संविधान नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बिल ऑफ राइट्स 1791 नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। संशोधन की प्रक्रिया, संविधान को बदलने के लिए सख्त प्रक्रिया है जिसे कांग्रेस और राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि यह संविधान को स्थिर बनाता है लेकिन समय के अनुसार सुधार की अनुमति भी देता है। उपसंहार लिखना है आपको इसके बाद कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित संघीय शक्ति पृथक्करण का पर आधारित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों वाला है। यह सरकार की संरचना, नागरिक अधिकार और शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित करता है। इसकी विशेषताएं आज भी विश्व भर के लोकतंत्र के लिए उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उसके अधिकारों का विवेचन कीजिए कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो किस प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं उसका अपने को वर्णन करना है। सबसे पहले आ जाएगा परिचय के अंदर आएगा कि किस प्रकार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, कार्यपालिका शाखा का प्रमुख और राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करता होता है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से शक्तिशाली और लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव और अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति होता है उस प्रकार अमेरिका के अंदर नहीं होता। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। निर्णय प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनमत वोट और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। थ्योरी, इलेक्टोरल कॉलेज
प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व न करे, न कि केवल जनसंख्या वाले राज्यों का। प्रमुख कदम, इसके प्रमुख कदम क्या क्या होंगे? तो प्रत्येक राज्य में मतदान चुनाव करते हैं। हर राज्य के लिए निश्चित संख्या में इलेक्टोरल वोट तय होते हैं। राष्ट्रपति वही बनता है जिसे 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। अधिकार और शक्तियां, कार्यकारी अधिकार, तो राष्ट्रपति संघीय सरकार के सभी कार्यपालिका विभागों और एजेंसियों का प्रमुख होता है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णय केंद्रित और जवाबदेह हो। सैन्य एवं रक्षा अधिकार, राष्ट्रपति अमेरिका सेना का कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्धकालीन निर्णय के लिए राष्ट्रपति को उच्चतम निर्णय नियंत्रण दिया गया है। उसके बाद आता है कि विदेश नीति अधिकार, राष्ट्रपति विदेश नीति तैयार करता है, संधियों का प्रस्ताव करता है और विदेश प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां एक स्पष्ट नेतृत्व और जिम्मेदारी के तहत चलती हैं। विधायी अधिकार, कि राष्ट्रपति कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विधेयक को मंजूरी देना और वीटो करना, संसद के सामने नीति प्रस्ताव रखना, यह शक्ति राष्ट्रपति को कांग्रेस के साथ संतुलन और सरकार में सक्रिय भूमिका देती है। उसके बाद आता है नियुक्ति अधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। इससे राष्ट्रपति कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करता है। मुक्ति और क्षमा अधिकार, संघीय अपराधियों को माफ करने या सजा कम करने का अधिकार। न्याय व्यवस्था में समानता, मानवता और संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक उपाय, मतलब कि ऊपर वाले के अंदर की मुक्ति और क्षमा का अधिकार। कोई व्यक्ति अगर सजा का भागीदार है, अगर उसमें परिवर्तन आता है तो उसकी सजा कम की जा सकती है। राष्ट्रपति और संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य कार्यकारी और सरकार का चेहरा है। शक्ति व्यापक होते हुए भी राष्ट्रपति कांग्रेस और न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होते रहते हैं। इसमें लोकतंत्र का संतुलन बना रहता है, कायम रहता है। अत्यधिक सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। इसका उपसंहार में क्या आएगा कि इसके अंदर हमने क्या सीखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली, संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित है। उनका निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज और जनमत के माध्यम से होता है। अधिकारों में कार्यकारी, सैन्य, विधायी, न्यायिक और विदेश नीति शामिल है। ये सभी शक्तियां संतुलित हैं ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व स्थिर, जवाबदेह और प्रभावी रहे। उसके बाद आता है हमारा 6th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार है ये शक्ति पृथक्करण और अवरोध पर आधारित है, इसको स्पष्ट करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का एक आदर्श मॉडल है। इसके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्ति प्राप्त न करे और लोकतंत्र सुचारू रूप से चले। शक्ति पृथक्करण के अंदर पहला पॉइंट कौन सा आएगा कि शक्ति पृथक्करण। संविधान ने 3 प्रमुख शाखाएं स्थापित की हैं। कार्यपालिका जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होता है, विधायिका कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और सीनेट। न्यायपालिका के अंदर कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय। प्रत्येक शाखा के पास अपनी अलग अलग भूमिका और जिम्मेदारी है ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, मतलब शक्तियों के ऊपर कोई एक हावी ना बन सके। लोकतंत्र में किसी एक शाखा का दुरुपयोग रोकना। अवरोध और संतुलन, सेकंड पॉइंट आएगा कि अवरोध और संतुलन। हर शाखा को दूसरी शाखा पर नियंत्रण और संतुलन का अधिकार है। उदाहरण, राष्ट्रपति कानून को वीटो कर सकता है लेकिन कांग्रेस वीटो को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून या कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के लिए नियुक्तियों की पुष्टि करता है। थ्योरी, इससे सत्ता का संतुलन वितरण होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित होती है। प्रत्येक शाखा का योगदान। कार्यपालिका नीतियां लागू करना, प्रशासन चलाना और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करना। उसके बाद आता है विधानपालिका का क्या कार्य है, कानून बनाना, बजट और नीतिगत नियंत्रण करना। उसके बाद आ जाएगा न्यायपालिका की क्या कार्य है, कानून की वैधता, कानून व्यवस्था बनाए रखना, संवैधानिकता की समीक्षा करना। तीनों शाखाओं में की स्वतंत्रता और नियंत्रण लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। महत्व और लाभ, तीनों का महत्व और लाभ क्या हो जाएगा कि शक्ति का केंद्रीकरण रोकता है, शक्ति का क्या है केंद्रीकरण रुक जाता है इससे।
शक्ति का केंद्रीकरण रुकता है। लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। संवैधानिक विवाद और सत्ता संघर्ष में संतुलन बनाए रखता है। उपसंहार, इसके उपसंहार में क्या आ जाएगा कि अमेरिका संविधान शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत है। इसे लोकतांत्रिक और स्थिर बनाता है। तीनों शाखाओं की स्वतंत्रता और परस्पर नियंत्रण से सरकार जवाबदेह, न्यायसंगत और संतुलित रहती है। यही कारण है कि यह सिद्धांत अमेरिकी लोकतंत्र का आधार और वैश्विक संवैधानिक मॉडल बन गया है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो संविधान का अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो उसमें आपसे अगर विशेषताएं पूछी जाती है तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि वो संविधान अलिखित है या लिखित है। मतलब वो अगर दोनों है तो आप दोनों लिख सकते हो, लेकिन आप बाकी संविधान की सभी विशेषताएं क्या है, सेम रहेगी। कठोर एवं लचीला संविधान है। किसी भी संविधान के अंदर बाद में क्या है, चेंजेस किए जा सकते हैं। कठोर एवं लचीला संविधान आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लिखित है या अलिखित है। आप बाकी सब हर संविधान के अंदर एक ही एक पॉइंट लिख सकते हो, चाहे कोई सा भी हो, आपको बस ये नाम बदल देना है जो उसने यहाँ वहाँ पर देश का पूछा हो। इसके बाद बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले आ जाएगा कि परिचय। परिचय में क्या आएगा कि स्विट्जरलैंड का संविधान एक संघीय और लोकतांत्रिक संविधान है। यह देश की राजनीतिक स्थिरता, संघवाद और नागरिकवाद का सहभागिता का आधार है। स्विट्जरलैंड में संविधान स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर और प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी कि संघीय संरचना, स्विट्जरलैंड को कैंटन के रूप में विभाजित किया गया है। कैंटन मतलब अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया है। प्रत्येक कैंटन के पास अपनी सरकार और विधानसभा होती है। संघीय ढांचा राज्यों को स्वायत्तता देता है और केंद्र संघ संतुलित रहता है, सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली किस प्रकार की है कि नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। चुनाव, जनमत संग्रह और पहल के माध्यम से नागरिक सक्रिय रूप से शासन में योगदान करते हैं। इसमें जनता शासन के फैलाव में सीधे शामिल होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। संविधान का लिखित रूप, स्विट्जरलैंड का संविधान पूरी तरह लिखित है। लिखित संविधान शक्ति वितरण, अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। न्यायिक सुरक्षा और मूल अधिकार, संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। यह लोकतांत्रिक और न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करता है। समानता और संघीय सहयोग, कैंटन्स और केंद्र के बीच सहयोग और समानता का नियम है। इसमें संघीय सरकार और राज्यों के बीच संतुलन बना रहता है। उपसंहार के अंदर आ जाएगा कि स्विट्जरलैंड का संविधान संघीय, लोकतांत्रिक और नागरिक सहभागिता पर आधारित है। इसकी विशेषताएं राज्यों को स्वायत्तता देने, न्याय और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जनता को सक्रिय रूप से शामिल करने में मदद करती है। इसे स्थिर और प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद आ जाएगा कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का नेतृत्व संघीय परिषद द्वारा किया जाता है। संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की सरकार का मुख्य अंग है और इसकी संरचना और कार्यप्रणाली इस देश की समानता, सहयोग और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। संघीय परिषद की संरचना किस प्रकार की है, तो संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं जिन्हें संसद द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक संसद कैंटन और राजनीतिक दलों के संतुलन को ध्यान रखते हुए चयनित होता है। परिषद का अध्यक्ष पद वार्षिक आधार पर बदलता है और यह अध्यक्ष सरकार का प्रधान प्रतिनिधि होते हुए भी निर्णयों में समान भागीदार के रूप में काम करता है। परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, इसलिए इसे कॉलेजियल कार्यपालिका कहा जाता है। उसके बाद आता है संघीय परिषद की शक्तियां और कार्य। संघीय परिषद के पास क्या क्या शक्तियां और वो किस प्रकार कार्य करती है, तो नीति निर्धारण और कार्यान्वयन परिषद राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करती है और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। वित्तीय नियंत्रण, बजट और संघीय खर्चों का प्रबंधन परिषद के अधीन होता है। उसके बाद आता है कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परिषद विदेशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करती है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेती है। कानून का कार्यान्वयन, परिषद संघीय कानूनों को लागू करती है और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित
समन्वय बनाए रखती है। जवाबदेही, परिषद शासन के प्रति जिम्मेदार होती है और किसी भी गलत कार्य को निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। विशेषताएं, संघीय परिषद समानता और सामूहिक निर्णय की प्रणाली पर आधारित है। किसी भी सदस्य के पास अकेले अधिमान्य शक्ति नहीं होनी चाहिए और नहीं होती। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड की सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को संतुलित करने में मदद करती है। परिषद के निर्णय सार्वजनिक और पारदर्शी होते हैं, जिनसे नागरिकों का विश्वास कायम रहता है। पारदर्शी का मतलब होता है कि सबके सामने होते हैं प्रस्तुत। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद का समान और सामूहिक कार्यपालिका है, जो देश की लोकतांत्रिक, संघीय और सहयोगात्मक प्रणाली का आधार है। इसकी संरचना और शक्तियों का राष्ट्रीय नीति, कानून और प्रशासनिक स्थिर सुनिश्चित करती है। परिषद की सामूहिक और संतुलित निर्णय प्रक्रिया स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उसके बाद आ जाएगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विवेचन कीजिए। परिचय के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कि स्विट्जरलैंड को अक्सर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। यह जनता न केवल प्रतिनिधियों को चुनती है, बल्कि सरकारी निर्णयों और कानूनों में सीधे भाग लेती है। यही प्रणाली नागरिकों को शासन में सक्रिय रूप से शामिल करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख साधन, तो इसके अंदर पहले आ जाएगा कि जनमत संग्रह। नागरिक किसी नए कानून या संवैधानिक संशोधन पर सीधे मतदान करते हैं। उदाहरण, संघीय या राज्य स्तर पर बजट नीतियों या कानूनों को जनता की मंजूरी के लिए रखा जाता है। इससे सरकार को नागरिकों की राय या सीधा पता चलता है और निर्णय लोकतांत्रिक बनता है। जन सुधार पहल, नागरिक किसी नया कानून या संविधान संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं यदि पर्याप्त संख्या में हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएं। यह प्रणाली जनता को नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका देती है। प्रत्यक्ष मतदान का प्रभाव, चुनाव के अलावा नागरिक निर्णयों में भागीदारी कर सकते हैं। यह राजनीतिक जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद आ जाता है विशेषताएं और लाभ। लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी, नागरिक सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं होते, वे नीति और कानून निर्माण में भी शामिल हैं। सरकार की जवाबदेही, यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार निर्णय नहीं लेती तो जनमत संग्रह के माध्यम से उसे बदलने या सुधारने का अवसर मिलता है। संतुलन और स्थिरता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से सीधे कैंटन्स और सामाजिक समूहों की राय संविधान और कानून में शामिल होती है। उसके बाद आता है सशक्त और जागरूक नागरिक, जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने से उनका राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ती है। इसके बाद अपने को करना है उपसंहार आपको हर क्वेश्चन के अंत में लिखना है। इससे क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन के अंदर बताया एग्जामिनर वो पढ़ने की जगह उपसंहार पढ़ के समझ जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में। स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसे विश्व में अनूठा बनाती है। यहाँ जनता केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर शासन और नीतियों को आकार देती है। इस प्रणाली से लोकतंत्र मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनता है और नागरिकों को सत्ता में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलता है। इसके बाद आता है कि जनवादी चीनी गणराज्य के 1982 के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जनवादी चीनी गणराज्य का संविधान 1982 में लागू हुआ था। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन का ढांचा और नागरिक अधिकार निर्धारण करता है। यह संविधान साम्यवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। प्रमुख विशेषताएं, लिखित संविधान। 1982 का संविधान पूरी तरह लिखित है और इसमें सरकार की संरचना, नागरिक अधिकार और पार्टी की भूमिका स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान राजनीतिक स्थिरता और शासन की स्पष्टता सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, निर्णय प्रक्रिया में चर्चा और बहस होती है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। यह प्रणाली पार्टी की एकता और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। संवैधानिक ढांचा और सरकारी संरचना, संविधान ने विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना स्थापित की है। विधानपालिका नेशनल पीपुल्स को कांग्रेस, एनपीसी, कार्यपालिका स्टेट काउंसिल और राष्ट्रपति, न्यायपालिका सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट और स्थानीय न्यायालय। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जैसे जीवन, शिक्षा, श्रम और अभिव्यक्ति का अधिकार। सीमाएं, ये अधिकार पार्टी और राज्य के अनुसार नियंत्रित हो सकते हैं। इसके बाद आता है साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व। संविधान स्पष्ट करता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की देश की राजनीतिक नेतृत्व
कर्ता शक्ति है। पार्टी का मार्गदर्शन सभी सरकारी नीतियों और कानूनों में होता है। संघीय और क्षेत्रीय प्रावधान, संविधान में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का प्रावधान है। यह प्रशासनिक कार्यों में केंद्र और क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखता है। उपसंहार, इसके उपसंहार में आता है कि 1982 का चीनी संविधान देश की साम्यवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक केंद्रीकरण और नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। यह संविधान सरकार और पार्टी की संरचना, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन सुनिश्चित करता है और चीन में राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक नियंत्रण और शासन की प्रभावशीलता का आधार है। इसके बाद ये क्वेश्चन अपने छोड़ देते हैं, आपको ये पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, आप इसको पीडीएफ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसके बाद बात करते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वर्णन कीजिए। कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो किस प्रकार काम करती है, उसका अपने को वर्णन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा परिचय, कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी देश की राजनीतिक और शासन प्रणाली का केंद्रीय नेतृत्व करता है। पार्टी केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि पूरे प्रशासन, नीतियों और कानूनों के दिशा निर्देश का स्रोत है। चीन की राजनीतिक और सरकार की स्थिरता में पार्टी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संरचना, पार्टी का सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो लगभग हर 5 साल में होती है। कांग्रेस में नेशनल पार्टी कमेटी और केंद्रीय समिति चुनी जाती है। पार्टी की सबसे ऊंची नीति निर्धारण समिति है पॉलिट ब्यूरो और इसके स्थायी समिति। पार्टी का महासचिव सर्वोच्च नेता होता है और राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री के पद के साथ अक्सर गठित होता है। भूमिका और कार्य, इसकी क्या भूमिका रहती है, क्या कार्य आता है, तो राजनीतिक नेतृत्व, सीसीपी सरकार की सभी शाखाओं, संघीय परिषद, न्यायपालिका और नीति निर्माण में मार्गदर्शन करती है। निर्णय प्रक्रिया में पार्टी के निर्देश सर्वोच्च होते हैं। नीति निर्धारण, पार्टी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करती है। पार्टी की नीति ही अर्थव्यवस्था, रक्षा और शिक्षा और सामाजिक विकास के मूल आधार के रूप में लागू होते हैं। साम्यवादी विचारधारा का कार्यान्वयन, पार्टी समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार शासन और विकास की दिशा निर्धारित करती है। सभी सरकारी कार्यक्रम और कानून पार्टी के मार्गदर्शन के अनुरूप होते हैं। संगठनात्मक नियंत्रण, की पार्टी संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों पर निगरानी रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी विभाग और अधिकारी केंद्र की नीतियों के अनुरूप कार्य करें। विशेषताएं क्या क्या आ जाएगी सीसीपी की, एकमात्र राजनीतिक नेतृत्व करता है, इसलिए चीन में बहुउद्देशीय प्रणाली नहीं है। पार्टी का निर्णय प्रक्रिया के केंद्रीय और सामूहिक नेतृत्व होता है। प्रशासन और सरकार की स्थिरता, नीति निर्धारण और निर्णयों की जवाबदेही पार्टी के मार्गदर्शन में सुनिश्चित होती है। उपसंहार में आ जाएगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी देश की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति और नीति निर्धारण संस्था है। यह केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि शासन और प्रशासन का मार्गदर्शन करती है। पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नीति, कानून और संविधान का क्रियान्वयन होता है। सीसीपी की केंद्रीय भूमिका चीन के शासन, स्थिरता और साम्यवादी विचारधारा का पालन का आधार है। उसके बाद आ जाएगा फ्रांस के 5वें गणतंत्र संविधान की प्रमुख विशेषताएं का व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा परिचय। फ्रांस का 5वां गणतंत्र 1958 में स्थापित हुआ। इसका संविधान सशक्त कार्यपालिका, लोकतांत्रिक संतुलन और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। यह संविधान सरकार के विभिन्न अंगों बीच शक्ति वितरण और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, लिखित और सुप्रीमो संविधान हो जाएगा। संविधान स्पष्ट रूप से राज्य की संरचना, सरकार के अंगों और नागरिक अधिकारों को परिभाषित करता है। यह फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता और शासन की स्पष्टता पर आधारित है। सशक्त कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास अलग अलग और स्पष्ट शक्तियां हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और मंत्रिपरिषद के में नियुक्त नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री प्रशासनिक कार्यों और संसद के समन्वय में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 2 स्तरीय संसद, फ्रांस की संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट शामिल है। यह प्रणाली विधायी संतुलन और बहुमत आधारित निर्णय सुनिश्चित करती है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, मूल अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इसमें अभिव्यक्ति, समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार शामिल हैं। संवैधानिक न्याय, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और कानूनों और नीतियों को की संवैधानिक सुनिश्चित करती है।
यह शक्ति का संतुलन और लोकतांत्रिक अनुशासन बनाए रखती है। मिश्रित शासन प्रणाली, कार्यपालिका का स्वरूप राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद के बीच साझा किया गया है। यह प्रणाली सशक्त नेतृत्व और संसदीय जवाबदेही को संतुलित करती है। उपसंहार, इसके बाद आता है उपसंहार कि फ्रांस का पांचवां गणतंत्र संविधान सशक्त कार्यपालिका की विधायी संतुलन, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित है। यह संविधान प्रशासनिक स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शक्ति के संतुलन आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा की रचना, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके अंदर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले रचना 577 सदस्य होते हैं। सदस्य समानुपातिक व बहुमत प्रणाली के माध्यम से 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद आता है शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ राष्ट्रीय सभा कानून बनाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर चर्चा और मतदान करती है। अर्थ और बजट संबंधी विधेयक की शुरुआत केवल राष्ट्रीय सभा में होती है। सरकार की निगरानी, राष्ट्रीय सभा सरकार और मंत्रिपरिषद की नीतियों के समीक्षा और प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से निगरानी करती है। यदि सरकार संसद की विश्वास खो देती है तो राष्ट्रीय सभा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ला सकती है। संविधान नियंत्रण, राष्ट्रीय सभा सरकारी कार्यों और बजट पर समीक्षा और सुधार कर सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी। राष्ट्रीय सभा लोकतांत्रिक बहुमत पर आधारित होती है। यह सरकार की जनता के बीच का पुल का काम करती है। उसके बाद आ जाए बजट, विधेयक और नीतियों के नियंत्रण से राष्ट्रीय सभा और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके बाद इसका उपसार आ जाएगा। इसके अंदर क्या सीखा गया है कि फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा विधायक और राष्ट्रीय प्रक्रिया और सरकार की जवाबदेही का प्रमुख स्तंभ है। इसकी रचना, शक्तियां और कार्य लोकतंत्र की मजबूती, कानून निर्माण और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय सभा जनता की राय और संसद और सरकार में प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है। इसके बाद आता है कि फ्रांस की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं एवं फ्रांस में दलीय पद्धति की विशेषताएं कीजिए। कि परिचय के अंदर सबसे पहले आ जाएगा कि फ्रांस का न्यायिक ढांचा लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक अधिकारों पर आधारित है। न्यायपालिका स्वतंत्र और कानून के शासन को सुनिश्चित करती है। साथ ही फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में दलीय पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो राजनीतिक निर्णयों और सरकार के निर्णय में महत्वपूर्ण में संतुलन लाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो संवैधानिक और स्वतंत्र न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र और सरकार या कार्यपालिका से स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय न्यायिक निकाय है। दोहरी न्याय प्रणाली, फ्रांस में सिविल और क्रिमिनल न्यायालय अलग अलग हैं। इसके बाद आता है प्रशासनिक मामलों के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। संविधान की समीक्षा, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून और सरकारी निर्णय संविधान के अनुरूप हो। संवैधानिक विवादों में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है। न्यायिक प्रोफेशनलिज्म और विशेषज्ञता, न्यायाधीशों का चयन पेशेवर योग्यता और कानूनी अनुभव के आधार पर होता है। यह न्यायिक निर्णयों में निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। उदाहरण, अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार। फ्रांस में दलीय पद्धति की विशेषताएं बताइए। तो बहुदलीय प्रणाली, फ्रांस में कई प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हैं। प्रमुख दलों में लाफ्रेंचेन, मेसोन, रिपब्लिकन पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी आदि शामिल हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की सरकार निर्माण के दलों की भूमिका। संसदीय बहुमत या गठबंधन के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। दलों का प्रभाव नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में दिखाई देता है। जनप्रतिनिधित्व और लोकतंत्र, दल पद्धति जनता की राय को राजनीतिक निर्णयों पर तक पहुंचाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट की चुनाव और बहुमत प्रणाली के माध्यम से जनता सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सरकार में भाग लेती है। स्थिरता और संतुलन, कि किस प्रकार इसके अंदर जो स्थिरता और संतुलन बना रहता है। तो राजनीतिक दल नीतियों के संतुलन और विकल्प प्रदान करते हैं। गठबंधन और बहुमत, सरकार जनता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उपसंहार के अंदर क्या आ जाएगा कि फ्रांस की न्याय प्रणाली स्वतंत्र, पेशेवर और संवैधानिक अधिकारी की रक्षा करने वाली है, जो लोकतंत्र और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करती है। वहीं फ्रांस की दलीय पद्धति राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक संतुलन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। न्यायपालिका और राजनीतिक दलों दोनों मिलकर फ्रांस के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाते हैं।
उसके बाद आ जाएगा इंग्लैंड में संसदीय शासन की प्रकृति और कार्य चालन का वर्णन कीजिए कि इंग्लैंड के अंदर किस प्रकार कार्य होता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। यह शासन प्रणाली संसद और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और शक्ति के संतुलन पर कार्य करती है। संसदीय शासन की प्रकृति और कार्यप्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं। संसदीय शासन की प्रकृति कि संसदीय शासन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो इंग्लैंड का शासन संवैधानिक और संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद आता है यह प्रणाली जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई है। सरकार को संसद के समक्ष जवाबदेह बनाती है। कार्यपालिका और विधायिका का आपसी समन्वय शासन की स्थिरता सुनिश्चित करता है। संसद की संरचना और भूमिका संसद को सदनों वाली है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रभुत्व अधिक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स परंपरागत रूप से कानून का नीति पर समीक्षा का कार्य करता है। संसद कानून बनाने, बजट पारित करने और सरकार की निगरानी करने का काम करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्य चालन। प्रधानमंत्री संसदीय बहुमत का नेता होता है। सरकार का मुखिया होता है मंत्रिपरिषद। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर क्या आ जाएगा कि विभागीय नीतियों का संचालन करती है और प्रधानमंत्री को सलाह देती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है, प्रधानमंत्री को सलाह करती है कि कहना मानना नहीं मानना वो प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। सभी मंत्री संसद के समक्ष जिम्मेदार होते हैं। संसद किसी भी समय विश्वास मत के माध्यम से सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकती है। संसदीय शासन का कार्यचालन, कानून निर्माण, संसद विधेयक पेश करती है और बहुमत द्वारा पारित करती हैं। बजट और वित्तीय नियंत्रण सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट निगरानी और उत्तरदायित्व। संसद प्रश्नकाल, समिति और बहस के माध्यम से सरकार की गतिविधि की समीक्षा करती है। नीति और प्रशासनिक कार्यपालिका द्वारा कानूनों और नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन यह संसद के निर्णय, नियंत्रण और मार्गदर्शन में होता है। उपसंहार इंग्लैंड में संसदीय शासन एक उत्तरदायी लोकतंत्र और संवैधानिक प्रणाली है। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह रहते हैं। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का संतुलन सरकार की जवाबदेही और कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यही इंग्लैंड की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद आता है कि लोक सभा की स्थिति का वर्णन कीजिए कि लोक सभा की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो इंग्लैंड का संसद 2 सदनों वाली, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा की भी शामिल है। लोक सभा का मुख्य कार्य कानूनों को और पर समीक्षा करना, परामर्श देना। यह सदन सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि इसमें विरासत में मिली नामित और धर्म संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लॉर्ड सभा का गठन किस प्रकार होता है। लॉर्ड सभा का जो गठन है वो लगभग 700 से अधिक सदस्य होते हैं। सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कैसे होता है, हेरिडिटरी लॉर्ड्स, पारंपरिक रूप से खानदान या विरासत के माध्यम से सदस्य बनते हैं। और इसके बाद आता है लाइफ लॉर्ड्स, प्रधानमंत्री और शाही आदेश के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक प्रतिनिधि, इंग्लैंड की चर्च ऑफ इंग्लैंड के वरिष्ठ बिशप सदस्य के रूप में होते हैं। उसके बाद आता है कि सदन का अध्यक्ष, लॉर्ड सभा का नेतृत्व लॉर्ड स्पीकर द्वारा किया जाता है। स्पीकर सदन की बैठकों का संचालन करते हैं और विवाद और अनुशासन बनाए रखते हैं। लॉर्ड सभा की स्थिति, समीक्षात्मक भूमिका। लॉर्ड सभा मुख्यतः हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है। यह सुझाव और संशोधन प्रदान करती है, लेकिन अंतिम निर्णय हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होता है। संसदीय संतुलन, लॉर्ड सभा कानून निर्माण में हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्णय की समीक्षा और संतुलन प्रदान करती है। यह अधिनियमों में विशेषज्ञ राय और परामर्श देती है। इसके बाद आता है उपसंहार। लॉर्ड सभा इंग्लैंड की संसद में समीक्षात्मक, परामर्शात्मक और संतुलनकारी भूमिका निभाती है। इसका संगठन विरासत, नियुक्ति और धार्मिक प्रतिनिधि पर आधारित है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कानूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विशेषज्ञता प्रदान करने और हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्णयों में संतुलन बनाए रखने का मुख्य माध्यम है। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस आपको नंबर डायल व्हाट्सअप मैसेज करना है 99 827 63 900
55। आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आपको आज की ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको अगली क्लास किस विषय पर चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।